So hello friends, welcome to the fourth lecture of some basic concept of chemistry। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में हम देखेंगे कि किस तरह किसी एक केमिकल रिएक्शन में मोल कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। देन फ्रेंड्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम इन तीन चीजों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है स्टोइकियोमेट्री। फ्रेंड्स स्टोइकियोमेट्री इस वर्ड का मीनिंग यही होता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में कितने मोल्स का एक सब्सटेंस कितने मोल्स के दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितने मोल्स का प्रोडक्ट बना रहा है, इन सब की स्टडी करना ही स्टोइकियोमेट्री होता है। यानी स्टोइकियोमेट्री में मोल कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैं एक नंबर ऑफ रिएक्शंस दूंगा और उन रिएक्शंस में हमें मोल कंसेप्ट लगानी है और उसी की स्टडी को बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्री। उसके बाद हम परसेंटेज कंपोजिशन सीखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मुझे पता है हमने लास्ट लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को सीख रहे थे, जिसमें हमारे तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी भी बाकी है, दैट इज मोलालिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। यस, तो नेक्स्ट वीडियो तो उन पे होनी चाहिए थी। बट इन टर्म्स को सीखने के लिए आपको पहले स्टोइकियोमेट्री, एम्पिरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन ये सब पता होना चाहिए। ओके, इसलिए पहले हम ये सीखेंगे और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी यानी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उन तीनों टर्म्स की स्टडी करेंगे। तो अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपको ये लेक्चर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और उससे पहले मैं आपसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पूछना चाहूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स के हमने तीन फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट फॉर्मूला वाज गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास क्या होता है, या तो एटॉमिक मास होगा या फिर मॉलिक्यूलर मास। जस्ट एएमयू या डाल्टन को हटा के वहां पे ग्राम लगा देना है। दूसरा फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, कितनी, 22.4 लीटर। और तीसरा फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स ये होगा तो गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रोस नंबर, उससे भी हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलते थे। तो चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि सपोज इफ वी हैव 12 into 10 raised to 23 moles of oxygen atoms या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कुछ molecules. Find the mole of oxygen gas. Okay, find the moles of oxygen gas. Okay, आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपके पास ऑक्सीजन गैस के 12 into 10 raised to 23 मोल्स और आपको बताना है कि ऑक्सीजन गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है। तो सिंपली आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो यूज करनी है 6 into 10 raised to 23। ओके, कभी कभी फ्रेंड्स अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस देखें तो उसमें एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से मेंशन होती है और यही वैल्यू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करनी है। यस, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 6.022 into 10 raised to 23। बट अगर वो वैल्यू मेंशन नहीं की है और ये वाली वैल्यू मेंशन की है तो इसी को यूज करना है। बट ये वैल्यू भी अगर नहीं दी है तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वही आप यूज कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। यस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, थर्ड फॉर्मूला क्यों यहाँ पे यूज करना है, बिकॉज थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स के लिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन चीजें हैं उन्हें देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिए थे इसलिए हमने मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला निकाला, दैट इज गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन द एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 12 into 10 raised to 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6 into 10 raised to 23। 10 raised to 23 10 raised to 23 कैंसिल हो जाएगा, 6 1s and 6 2s,
तो हमारे यहाँ पे जो फाइनल आंसर आता है वो है 2 मोल्स। ओके, MOL ये मोल का एक्चुअली यूनिट है, इसे मोल से रीड किया जाता है, बट सामने ES लिखा नहीं जाता। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे राइट डाउन कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। सपोज यही क्वेश्चन है उसका और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यही कंडीशन दी गई है और आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो आपने सबसे पहले तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ली। अभी एक बार आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, उससे आपको ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम भी पता चल जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी गई है। सो हमें पता है जब भी कोई आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी जाती है, तो उस आइडियल गैस का जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर्स की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो ऑक्सीजन भी यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी गई है, और ये भी क्या है, एक आइडियल गैस। तो इसका भी 1 मोल 22.4 लीटर जितनी वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। पर हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल है क्या? नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं। तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? वो करेंगे 2 इंटू 22.4, जो कि होगा कितना, 44.8 लीटर। इतनी वॉल्यूम ऑक्सीजन की वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे मोल कंसेप्ट पे और पूछे जा सकते हैं। ओके, और एक दो बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद रिएक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन और लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? Here gas has a mass of 32 grams and it occupies 20 liters at ST. Second question, the gas has a mass of 32 kgs and occupies volume of 20 liter and occupies volume of 20 liters. Then at STP, at standard temperature and pressure, और आपको फाइंड करना है द मॉलिक्यूलर मास। यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। ओके, ना यहाँ पे देखो क्वेश्चन काफी इजी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इस बार हमें बता ही नहीं गया है कि कौन सी गैस है, जस्ट बता दिया गया है कि उस गैस का जो मास है वो 32 ग्राम्स का है, और इस 32 ग्राम्स वाली गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है वो 20 लीटर्स की। जब आपको ये दोनों चीजें दी गई हैं तो आपको बताना है कि उस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है। तो सी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखिए, हमेशा जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है, यानी मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमेशा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करो। एक बार आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, उसके बाद आपको जो भी कुछ फाइंड करना बोला है क्वेश्चन में वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, बट सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करेंगे और उसकी मदद से तुरंत हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा ना। आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो पता है, क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस, मोलर मास का ही मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो आपको क्या नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या? नहीं, वो तो n है। गिवन मास है कि आपके पास है, हमारे पास 32 ग्राम्स की गैस थी तो गिवन मास हमारे पास, बट क्या आपको मोलर मास पता है क्या? नहीं पता, तो उसे हम अभी x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता है, ये x भी नहीं पता, फिर अभी इसे सॉल्व कैसे करें? तो मोल्स का दूसरा भी एक फॉर्मूला है। क्या है मोल्स का दूसरा फॉर्मूला? वो है गिवन वॉल्यूम। ओके, क्या है फॉर्मूला? गिवन वॉल्यूम अपॉन द मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कितनी है? 20 लीटर। यस, इतनी ही वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई की है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, और यही वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, यानी 20 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 32 अपॉन x। यस, अभी आपको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो,
20 को यहाँ ये जो टर्म है ये इस साइड ला, और जब ये पूरी टर्म इस साइड आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी ये ऊपर चला आएगा और 20 नीचे यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और फिर x को उधर भेज दो तो आपको x की वैल्यू यहाँ इजीली मिल जाएगी। तो ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें गैस पता नहीं थी और उस गैस का मॉलिक्यूलर मास पूछा था, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड किए। यस, और यहाँ पे दोनों चीजें यूज हुई। क्वेश्चन में आपको मास भी दिया था और वॉल्यूम भी दी थी, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स के मास वाला फॉर्मूला भी यूज हुआ और नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हुआ। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देन वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी रेज दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन है जो है बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन आपको पता है CH4, इसे हम मीथेन गैस बुलाते हैं। अभी मीथेन को जब आप बर्न करोगे तो ऑफकोर्स वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, और जब मीथेन बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व होती है, बट उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो एक कार्बन, ओके, दो ऑक्सीजन, ओके नहीं 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, एंड 2 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ये 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये 2 2 2, सॉरी ये 2 2 2 4, यहाँ पे कर दो। अभी देखो बैलेंस है क्या, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 2 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बैलेंस है। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि योर थर्ड क्वेश्चन इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन is burned. 16 gram of methane is burned. Find the mass of carbon dioxide produced. Okay, 16 gram of methane is burned. Find the amount of carbon dioxide gas produced. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे 16 ग्राम की मीथेन को बर्न किया और उसे जला के आपको बताना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करेंगे कि हमने कितने मोल्स में मीथेन यूज किया। तो यहाँ पे मीथेन का गिवन मास है, उसे मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन दी मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 16, और मीथेन का मोलर मास, तो मीथेन का मोलर मास एक्चुअली कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ही है। तो उस मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम है। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो तो कार्बन का होगा 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4, 12 प्लस 4 16, तो 16 1 कैंसिल, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोल। तो हमने मीथेन का यहाँ पे 1 मोल दिया। अगर आप देखें यहाँ मीथेन के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के सामने कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट के सामने भी कुछ नंबर्स लिखे गए, तो ये नंबर्स क्या है? These numbers are known as the coefficient. जिस तरह मैथ में आपके पास कोएफिशिएंट होता है, उसी तरह यहाँ पे रिएक्शन में भी इन्हें हम क्या बुलाते हैं, हमारे कोएफिशिएंट्स। और ये कोएफिशिएंट्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपने मीथेन कितने मोल्स में यूज किया है, यस, ऑक्सीजन कितने मोल्स में रिएक्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन से आपको पता क्या चल रहा है कि जब आप 1 मोल का मीथेन लोगे तो उस 1 मोल के मीथेन से 1 मोल का ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। यस, 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और दोनों रिएक्ट करके 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स का वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर 1 मोल की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो मीथेन भी हमारे पास कितना है 1 मोल, तो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी कितनी होगी 1 मोल। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 1 मोल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, बट यहाँ पे हमें उसकी अमाउंट बतानी है। अमाउंट से हमारा मतलब होता है कि हमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास बताना है। तो मास बताने के लिए आगे हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास तो फाइंड करना है, तो x अपॉन द मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास कितना है, कार्बन का 12
प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 32 होगा, 32 प्लस 12 44, सो 44। नंबर ऑफ मोल्स कितने कार्बन डाइऑक्साइड के 1, सो 1 इंटू एक्स अपॉन 44, एक्स की वैल्यू चाहिए तो 44 टू रिजर्वेशन, यहाँ डिवीजन में है, वहां जाने पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 44 ग्राम, ये आपका आंसर कि आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है वो भी कितने ग्राम्स की है, 44 ग्राम्स की। तो दिस इज स्टोइकियोमेट्री कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया और उसमें जस्ट आपको बताया गया कि मीथेन कितने अमाउंट में आपने लिया, तो इतने अमाउंट के मीथेन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ओके इतने अमाउंट के रिएक्टेंट से कितने अमाउंट का प्रोडक्ट तैयार होगा, ये सारे जो क्वेश्चन है इसकी स्टडी जो होती है वही स्टोइकियोमेट्री होती है। ओके सो इतना आप नोट डाउन कीजिए, देन वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं साइड हो जाता हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज हमारे पास काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे मोल कंसेप्ट को एज वेल एज स्टोइकियोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज आपकी जो बोर्ड एग्जाम है एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। यस सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, जस्ट वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे और चारों में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जस्ट वहां पे आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन राइट करना है और वहां कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये मत समझिए ये सिर्फ आपके कॉलेज के एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी क्वेश्चन, जस्ट वहां पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को जस्ट टिक करना है। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट दी और वो ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस यहाँ पे एक कंपाउंड ब्रेक होके 2 नए सब्सटेंसेस बना रहा है। और इससे पहले वाला जो रिएक्शन था वो था कंबशन रिएक्शन, जहां हम किसी चीज को जला रहे हैं। फिर रिएक्शन किसी भी टाइप का हो, हम सारे रिएक्शन को नंबर ऑफ मोल्स वाली कंसेप्ट लगा के ही सॉल्व करेंगे। ओके चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है क्या, हाँ है। एक कैल्शियम 3 ऑक्सीजन, तो 1 और 2 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, एक ही कार्बन, एंड रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अभी पूछा क्या गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। अच्छा यानी आपके पास 50 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, आपको फाइंड करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है। क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए कि इफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो उसकी वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये आपको फाइंड करना है। तो काफी इजी है, यहाँ पे भी क्या करो, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। इसके नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही पता चल जाएगा ये भी कितने नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो ये भी पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। ओके तो ये 50 ग्राम्स में दिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, गिवन मास का, बिकॉज मास यहाँ पे गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास होता है 50 और अगर आप इसका मोलर मास देखें तो कैल्शियम का वेट होता है 40 प्लस कार्बन का होगा 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 3 इंटू 16, 16 3 48 ना, तो डायरेक्ट 48 लिख रहा हूँ। तो 48 प्लस 12 हो गया 50, 50 प्लस 40 सॉरी ये 60 प्लस 40 100, तो ये हो जाएगा 100। अगर इसे सॉल्व करें आप तो 5 1 जा 5 2 जा 1/2 आंसर आएगा और you may write it as 0.5. तो 0.5 moles of कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अभी आपको इस रिएक्शन से क्या समझ रहा है कि जब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, तो 1 मोल से 1 मोल ही प्रोड्यूस हुआ है। ओके 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो ये जो नंबर्स है हमारे, वो नंबर्स क्या बताते हैं हमें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज किए गए। तो यहाँ पे एक ही मोल का रिएक्टेंट यूज हुआ है और उससे एक ही मोल में आपका प्रोडक्ट बना है। तो अगर रिएक्टेंट 0.5 मोल्स का है, अगर रिएक्टेंट 0.5 मोल्स का है तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी कितने मोल्स का होगा, 0.5 मोल्स का। यस
यानी यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। बट क्या हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? नहीं, हमें उसकी अमाउंट चाहिए, यानी उसका मास चाहिए, वो भी ग्राम्स में। तो उसके लिए अगेन मोल्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.5, गिवन मास पता है क्या? नहीं, वही तो फाइंड करना है, तो उसे x कंसीडर कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पता है? पता है, कितना होता है? 44। कैसे आया? कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस को ऐड करके। ये 44 को उधर भेजो, तो 0.5 इंटू 44 इज इक्वल टू, करेक्ट। ये 44 डिवीजन में था, उधर जाने पर ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 20। तो 22 ग्राम इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे 50 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट से जो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है वो कितने ग्राम्स की है? 22 ग्राम्स की। सो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्टोइकियोमेट्री में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसे नोट डाउन कीजिए एंड देन वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सी, स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट कि आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए। बिना रिएक्शन को बैलेंस करके कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मत ट्राई करो, आंसर डेफिनेटली रॉन्ग ही आएगा। तो पहली स्टेप क्या है स्टोइकियोमेट्री के इक्वेशंस को सॉल्व करने की? कि जो भी रिएक्शन लिखो सबसे पहले उसे बैलेंस करो और बैलेंस करने के बाद ही नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो और फिर ही बाकी सारी चीजें करो। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन है कि अभी हम ब्यूटेन को बर्न कर रहे हैं। ब्यूटेन होता है C4H10। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है ना, ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाऊंगा। इसे भी जब आप बर्न करोगे तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और ये भी मीथेन की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इन्हें अगर आप बैलेंस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 13। ओके, तो 2 4 8, यहाँ पे भी लिख लिया मैंने 8, 16, 26 और यहाँ पे आई थिंक सो 10, करेक्ट। ओके, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। वापस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही यहाँ पे फाइंड करना है कि ये कितनी अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, व्हेन 5.8 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। जब आपके पास 5.8 ग्राम्स का ब्यूटेन है, ओके, इसे हम क्या बुलाते हैं? ब्यूटेन। लिख देता हूं ब्यूटेन। जब आप इतना ब्यूटेन बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। बिकॉज किसी भी चीज को जलाओ तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ भी हम ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी इसको हम बर्न कर। सो इतने ग्राम्स का जब ब्यूटेन बर्न करोगे तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी? तो पहली स्टेप क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करो, कर लिया। रिएक्शन को बैलेंस करने पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो यहाँ पे ब्यूटेन का गिवन मास है तो ब्यूटेन के ही नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और गिवन मास है इसलिए गिवन मास वाला फॉर्मूला ही यूज करो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन दी मोलर मास। तो गिवन मास हो गया 5.8। ब्यूटेन का मोलर मास कैलकुलेट करो तो 4 कार्बन है, सो 12 इंटू 4 प्लस 10 हाइड्रोजन है, सो 10 इंटू 1। सो 4 12 से कितना होता है? 48, 10 1 10, सो 48 प्लस 10 58 और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल्स। क्या आंसर आया? 0.1 मोल्स। तो हमारे पास 0.1 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। अभी अगर आप देखें तो इस रिएक्शन से आपको समझ में क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन हमने यूज किए। कितने मोल्स ऑफ ब्यूटेन? 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। चलिए यहाँ पे लिखता हूं 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन आप यूज कर रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन से 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सो अगर 2 मोल से 8 मोल प्रोड्यूस होता है, सो अगर मैं यहाँ पे 1 मोल यूज करूं, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन यूज करूं तो क्या हो जाएगा? ये 2 का हाफ हो गया। सो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हाफ हो जाएगा। सो 8 का हाफ निकालो तो 4 होता है। तो यहाँ पे 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो अगर 1 मोल्स ऑफ ब्यूटेन से 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे समझ में नहीं आया वापस से एक्सप्लेन करता हूं।
रिएक्शन बैलेंस किया आपने, ओके। ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो ब्यूटेन के आपने कितने मोल्स यूज किए, 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, 8 मोल का। तो 2 से अगर 8 मोल प्रोड्यूस होते हैं तो 2 का हाफ करो तो 2 का हाफ 1 होगा। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन से ऑफ कोर्स इसे अगर हाफ कर रहे हो तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, 8 का हाफ क्या होगा, 4। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन से 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। और उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं अगर 1 मोल से 4 मोल प्रोड्यूस होता है तो 0.1 मोल से 0.4 मोल प्रोड्यूस हो सकता है, करेक्ट है, लॉजिक समझ में आया। 1 मोल से 4 मोल प्रोड्यूस हो सकता है, तो 0.1 से 0.4 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, बट हमें चाहिए उसका मास। तो अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करो कि गिवन मास अपॉन दी मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.4। गिवन मास पता है क्या, नहीं, वही तो फाइंड कर रहा है, तो उसे x कंसीडर करो। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पता है 44। ये वैल्यू अब तक आपकी लर्न होनी चाहिए। सो 44 को उधर भेजो, यहाँ डिवीजन में है, वहां जाके चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन। So 0.4 into 44 is equals to x. So 444 जो होता है 176। यस, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर होगा, ग्राम्स इज इक्वल्स टू x। तो 17.6 ग्राम्स की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी अगर आप 5.8 ग्राम्स का ब्यूटेन बर्न करोगे। तो ये भी हमारे 4th क्वेश्चन को ही सिमिलर था। यहाँ भी हमें रिएक्टेंट्स कितने ग्राम्स में हमने लिया है वो बताया गया था, और उससे कितने ग्राम्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये पूछा गया था। तो काफी इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए कि आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे देन वीडियो को प्ले करके सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व हो रहे तो एक बार कम से कम एक बार ट्राई भी कीजिए, यानी आपको ये समझ में आएगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, ओके। और अगर आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी है, ओके। सो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो को पॉज करके ये वाला ट्राई कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ओह, एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन था, यानी सपोज हमारे पास ये है ब्यूटेन। वापस एक बार इक्वेशन लिख देता हूं। ये 13 प्रोड्यूस किया 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ओके, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ये रिएक्शन जब आप कर रहे हो तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन का कितना मास यहाँ पे रिक्वायर्ड। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया उससे हमें ये पता चला है कि हमने ब्यूटेन के 0.5 मोल्स यहाँ पे यूज किए हैं, यस। तो आपको बताना है यहाँ पे कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो देखो इक्वेशन देखो, इक्वेशन से पता चला कि 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन को 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द चॉक। ओके, 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, सॉरी कितना ऑक्सीजन लगता है, 13 मोल्स का ऑक्सीजन लगता है। 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन को बर्न होने के लिए 13 मोल्स का ऑक्सीजन लगेगा। तो मुझे बताओ 1 मोल के ब्यूटेन को कितना ऑक्सीजन लगेगा। सिंपल है, ये आपने इतना राइट डाउन किया, ओके। अब इस 2 मोल को आपको कन्वर्ट करना है 1 मोल में। क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, यस। तो इसे 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन बन गया, और इसे आपने 2 से डिवाइड करने पर तब ये 1 मोल बना है। तो इसे अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, इसे भी 2 से डिवाइड कर लो, तो यहां आंसर आएगा 13/2 मोल्स। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाता है कि 1 मोल के किसी भी सब्सटेंस को कितनी मोल्स का दूसरा सब्सटेंस रिक्वायर्ड होगा। जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ पता था कि 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन को 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, बट 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये पता नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी नंबर था उसे 1 में कन्वर्ट कर लिया, और इसे 1 में कन्वर्ट करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यस।
तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया और उसके सामने वाली साइड में भी 2 से डिवाइड कर दिया। यही चीज आपको सारे रिएक्शन में फॉलो करनी है, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मोल्स के ब्यूटेन के लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ये यहाँ पे कुछ भी और हो सकता है। ओके, यहाँ पे ए रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ ए रिएक्टेंट के लिए वन मोल ऑफ ए रिएक्टेंट के लिए जो आपका दूसरा रिएक्टेंट है वो कितने मोल्स में रिक्वायर्ड है, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। तो हमारे पास 1 मोल है क्या? नहीं, हमारे पास है 0.5 मोल्स और 0.1 था, सॉरी 0.1, हमारे पास 1 मोल नहीं है, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा? सिंपल है, 13/2 इंटू 0.1, इतने मोल्स की कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 2, 7.5 ये हो जाएगा 0.75। तो 0.75 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.75 मोल्स की ऑक्सीजन गैस इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। अभी आपको ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गया, उसके नंबर ऑफ मोल्स से क्या आप उसका मास फाइंड कर सकते हो? ऑफकोर्स फाइंड कर सकते हो। क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 0.75। गिवन मास है क्या? नहीं, वो फाइंड करना है तो उसे x कंसीडर करो और यहाँ पे m यानी ऑक्सीजन का मोलर मास लिखना है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 आइटम्स है, यानी 16 2 ज़ा 32। तो 32 को इधर भेजो, मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा। तो 0.75 इंटू 32 इज इक्वल्स टू x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कितने ग्राम्स में रिक्वायर्ड है जब आपको 0.1 मोल्स का यानी 5.8 ग्राम्स का ब्यूटेन बर्न करना है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। हो गया ये? ओके, आई होप आपने खुद से एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर शायद से करेक्ट आया होगा। यस, अगर करेक्ट नहीं आया तो डोंट वरी, हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉपर कार्बोनेट। ओके, कॉपर कार्बोनेट को भी हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉपर ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, फाइंड द मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस बार अभी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। इस बार बताया है आपके पास इस बार आपको बताया है कि 11.2 लीटर्स की आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उससे कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कॉपर कार्बोनेट नहीं, कॉपर ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास 11.2 लीटर्स में प्रेजेंट है। ओके, और ये भी किस पे? एट STP यानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहली स्टेप क्या है? रिएक्शन को बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस है क्या? एक कॉपर लिख देता हूँ, चलो एक कॉपर, एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 1 और 2 3 ऑक्सीजन। यस, तो पहली स्टेप तो हो गई। दूसरी स्टेप क्या होती है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसके 11.2 लीटर यानी उसकी वॉल्यूम हमें दी गई। तो क्या उसकी वॉल्यूम की मदद से हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4। यस, कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन वॉल्यूम है 11.2, डिवाइड करो मोलर वॉल्यूम से, दैट इज 22.4। ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0.5 मोल्स। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यहाँ पे 0.5 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? आपको पता लगाना है कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे कितने मोल्स में प्रोड्यूस होता है या उसका मास कितना है। ओके, तो एक बार नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो मास भी तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हुआ तो उसके साथ 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ। यस, 1 मोल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ही 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जितने मोल्स में ये प्रोड्यूस होगा उतने ही मोल्स में ये भी प्रोड्यूस होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल्स का है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.5 मोल्स का, तो कॉपर ऑक्साइड भी कितने मोल्स का होगा, ये भी होगा 0.5 मोल्स का। तो यहाँ पे 0.5 मोल्स की कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। अभी फाइंड करना है इसका मास। तो मास फाइंड करने के लिए अगेन ये वाला ही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या, पता है 0.5। गिवन मास m पता है क्या, नहीं पता, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी कॉपर ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, तो कैलकुलेट करो। सी कॉपर का जो एक्चुअल में मास होता है वो होता है 63.5, बट क्वेश्चन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं 64। ओके, जनरली क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी जाती हैं और जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हैं वही यूज करनी है, और अगर क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दी गई तो आपको जो वैल्यूज पता है वो वहां पे पुट कर दो, मतलब पता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो वहां पे पुट करो। हाइड्रोजन होता है 1, हाइड्रोजन है ही नहीं ना, कार्बन, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। ओके, तो ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी थी, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये वैल्यूज यहाँ पे दी नहीं होती तो कॉपर की जो ओरिजिनल मास है कॉपर का 63.5, वही वैल्यू में यहाँ पे यूज करता। सो सी कॉपर हो गया 64 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16, दोनों ऐड करो 80, हो गया 80 को उधर भेजो, यहाँ डिवीजन में है, उधर जाने पर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 40। तो 40 ग्राम्स का यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, 40 ग्राम्स का कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो इतना इजीली हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नाउ वी विल सी आवर लास्ट क्वेश्चन। नाउ स्टोइकियोमेट्री पे अभी हम हमारा लास्ट क्वेश्चन सीखेंगे, एंड आई होप कि इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपके लिए इनफ है स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए। जस्ट क्या करना है कि जो भी चीज गिवन है, ओके, जो भी कोई भी चीज गिवन है, गिवन मास है या वॉल्यूम है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद पहली स्टेप तो रिएक्शन को बैलेंस करना ही होगी। दूसरी स्टेप कि जिस भी सब्सटेंस के बारे में जो भी चीज दी गई है ना, उसकी मदद से उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। और एक बार उस चीज के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो पूरे रिएक्शन में बाकी किसी चीज का भी आप मास, नंबर ऑफ मोल्स या उसकी वॉल्यूम या उसके नंबर ऑफ एटम्स कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जिस फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का ही यूज करना। इसके लिए और कोई मेथड लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स का। मतलब नंबर ऑफ मोल्स के जो 3 फॉर्मूले मैं उनकी बात कर, वही 3 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं और उनकी मदद से ये सारे क्वेश्चन आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स, उतने ज्यादा इजीली और उतने ज्यादा क्विकली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने को, आपको जो लगने वाला टाइम है वो उतना ही कम होता चलेगा। तो अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में वी हैव कैल्शियम, क्या है, CaNO2 थ्राइस, NO3 थ्राइस है, NO2 वेट, हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बोलो मैं 3 और ये 2, तो कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, इसे अगेन आप हीट करो, इसे हीट करने पर क्या वो प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसके साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। ओके, सो क्या है, फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस when 5.6 liter of nitrogen gas is produced at standard temperature and pressure। आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ओके, यानी इस गैस का मास कितना है, इसका मास कितना है ये आपको बताना है। जब इसके साथ 5.6 लीटर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। तो रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर लेंगे, 2 कैल्शियम, यहाँ पे भी लिख देते हैं 2, ये हो गया 2 2 4 नाइट्रोजन,
यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन, तो उसे भी 4 कर देंगे, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, तो 2 4 2 जा 8, 10 हो गए, 10 + 2 12, तो रिएक्शन बैलेंस। तो पहली स्टेप तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। दूसरी स्टेप क्या है कि पूरे रिएक्शन में जिस भी सब्सटेंस की कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन से उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। पूरे रिएक्शन में जस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही वॉल्यूम दिया है, तो क्या उसके वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो उसके? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम अपॉन दी मोलर वॉल्यूम जो होती है 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, और अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.25। तो 0.25 मोल्स है आपके पास किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, और वो फाइंड करने के लिए पता होना चाहिए इसके मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि रिएक्शन में क्या पता चला हमें कि जब हम पास 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके साथ ही 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। यस, उसके साथ कितने मोल्स का, 2 मोल्स का कैल्शियम ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे बताओ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? समझा क्वेश्चन? 4 मोल्स के साथ अगर 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1 मोल के साथ कितना मोल प्रोड्यूस होगा? मैंने आपको बताया इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर है उसे 1 में कन्वर्ट करो। 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड किया तो ये कन्वर्ट हो गया 1 मोल। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करो। सो इस 2 को डिवाइड करो 4 से, तो ये जगह 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1/2। तो इस 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया, आंसर कितना हो गया 1/2। तो 1/2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यानी हाफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल से अगर हाफ मोल प्रोड्यूस होता है तो मुझे बताओ 0.5 में से 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? अगर 1 मोल से उसका हाफ प्रोड्यूस हो सकता है तो 0.5 से भी हाफ ही प्रोड्यूस होगा। यस, 4 मोल से 4 का हाफ 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। 1 मोल से 1 मोल का हाफ 1.2 यानी 0.5 मोल्स प्रोड्यूस होगा। तो 0.25 के साथ कितना, इसका हाफ यानी 1/2 इंटू 0.25 विच इज इक्वल्स टू 0.125 मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ पे रिलेशन इतना ही था कि इसके जितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, उससे हाफ मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये 4 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 0.5 है, उसी तरह ये 0.25 था तो ये उसके भी हाफ हो गया 0.125। तो इसके इतने मोल्स हैं, मोल्स पता चल गए। अभी ये तो वाला फॉर्मूला आप लगा ही सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मुझे करने की शायद से जरूरत नहीं है। इसका मोलर मास बता दो तो लिख लो, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को ऐड करो कितना आंसर आएगा 56। या 56 पुट करो, यहाँ x पुट करो, या 0.125 पुट करो और सॉल्व करो। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे अगेन हमने यहाँ तो सिर्फ हमें प्रोडक्ट बताया गया कि इतना प्रोडक्ट तैयार हुआ है, इतने वॉल्यूम्स में प्रोडक्ट तैयार हुआ है, तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा उसका मास कितना है। तो उसके लिए हमेशा क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। एक के भी नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया है ना, तो रिएक्शन में फिर आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोइकियोमेट्री। हो गया? ओके, लेट मी जस्ट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो का, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इतना हार्ड टॉपिक तो नहीं है, काफी इजी है। ओके, एकदम जस्ट अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक यानी जब कोई चीज काफी ज्यादा इजी होती है तब हम उसे बुलाते हैं इट इज अ पीस ऑफ केक। सो इट इज ऑल्सो पीस ऑफ केक यानी काफी इजी है, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन स्कूल टाइमिंग में अगर आपके अपने फ्रेंड्स के परसेंटेज निकाले हैं
ओके, किसे कितने ज्यादा परसेंट मिले वो कंपेयर करने के लिए, तो आपके लिए क्वेश्चन तो काफी इजी होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज कंपोजिशन यानी एक्चुअल में क्या करना है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं जैसे कि वाटर, यस मैंने यहाँ पे आपको वाटर दे दिया, अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। दैट इज परसेंट कंपोजिशन, कि किसी एक कंपाउंड में कोई एक एटम कितने परसेंट में प्रेजेंट है वो बताना, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ दैट एटम, दैट एटम का मतलब है जिस एटम का आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर रहे हो वो वाला एटम, तो उस एटम का मास, और जरूरी नहीं उस अकेले एटम का मास लो, उस कंपाउंड में उसके जितने एटम्स आ रहे हैं टोटल मास लेना है वहां पे। ओके, और उसे डिवाइड कर दो बाय दी टोटल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किससे डिवाइड करना है, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के टोटल मास से, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो इनटू 100 के 100, बिना 100 के ये कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें वाटर में ऑक्सीजन कितने परसेंट में, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो चलो यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, सिंपल है, वाटर में ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यस, डिवाइडेड बाय वाटर के एक मॉलिक्यूल का टोटल मास। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का टोटल मास होता है 2 हाइड्रोजन, सो 2 + 16 दैट इज 80, और इनटू 100। तो अभी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसे एक बार सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वाटर में ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है। ये नहीं तो और एक एग्जांपल ले लो, सपोज हमारे पास है हाँ C2H5OH, ये तो आपको याद ही होगा, इसे हम बुलाते हैं इथाइल अल्कोहल। अभी इथाइल अल्कोहल में मैं अगर आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, यानी इथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है तो देखो इथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना मास है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के एटम है, तो 6 के 6 हाइड्रोजन का मास आपको लेना है, सिर्फ हाइड्रोजन के एक एटम का मास मत लो। ओके, तो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 6, डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का टोटल मास। तो देखो 2 कार्बन है तो 2 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 × 1, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड बनाया मैंने इसलिए ऐसा दिखा है, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, तो 2 12 are 24, 6 1 are 6 और ये प्लस 16, तो देखो 24 + 6 हो जाएगा 30, 30 + 16 हो जाएगा 46, 46 × 100। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 13.13%। तो इतने परसेंट में हाइड्रोजन इथाइल अल्कोहल में प्रेजेंट होता है। या आप और एक क्वेश्चन ले लो, चलो हमें फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन Mg in magnesium, okay, magnesium sulfate and 7H2O। ओके, नीचे लिख देता हूँ फॉर्मूला, मतलब आपको अच्छे से लिख जाए, MgSO4.7H2O। अभी आपको बताना है कि मैग्नीशियम सल्फेट का एक क्रिस्टल है आपके पास, और याद रखो जब भी कोई क्रिस्टल बनता है ना तो उस क्रिस्टल में थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल ही होते हैं। वो क्रिस्टल चाहे भी किसी भी कंपाउंड का हो उसमें थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, बिकॉज ये वाटर मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं उस क्रिस्टल को बनने के लिए। तो मैग्नीशियम सल्फेट के यहाँ पे क्रिस्टल, और उसका एक क्रिस्टल बनाने के लिए आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। तो आपको बताना है कि इस फॉर्मूले में वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, यानी इस फॉर्मूले में वाटर कितने परसेंट में प्रेजेंट है। सो हमें चाहिए द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो सिंपल है, मास ऑफ दैट एटम, अब यहाँ पे तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मास ले लो, और कितने मॉलिक्यूल से, 7 मॉलिक्यूल से,
तो सातों के सातों मॉलिक्यूल्स का मास लो, 7 इंटू वाटर का मास कितना होता है 18 ना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 18, 17 इंटू 18 डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इस पूरे एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो मैग्नीशियम का मास होता है 24 प्लस सल्फर का मास होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 4 इंटू 16 प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 7 इंटू 18 और इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सो अगर आप इन सबको ऐड करें, इससे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले में वाटर कितने परसेंट में प्रेजेंट है। तो यही छोटी सी चीज थी परसेंटेज कंपोजिशन, कि किसी फॉर्मूले में कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, जस्ट ये बताना। उसके लिए जस्ट उस एटम या उस मॉलिक्यूल का मास लेना है, उसे डिवाइड करना है उस कंपाउंड के टोटल मास से और इंटू 100 कर दो, आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। तो इतना इजी होता है। अगर ये याद होगा आपको तो इसी तरह से आप आपके मास भी परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट मी दिस ना। होमवर्क के लिए एक बार खुद से ट्राई करो कि इथाइल अल्कोहल में कार्बन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन की कितना परसेंट है, ये आप फाइंड करो। ये वाला एग्जांपल बुक में भी दिया है, इसलिए आपका आंसर भी आप वहां पे चेक कर सकते हो। सो होमवर्क के तौर पे क्या करना है कि इथाइल अल्कोहल में कार्बन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, ये पता लगाओ। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, कार्बन का मास लोगे और उसे इथाइल अल्कोहल के मास से डिवाइड कर दोगे और इंटू 100। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए ऑक्सीजन का मास लोगे, उसे डिवाइड करोगे इथाइल अल्कोहल के टोटल मास से इंटू 100। तो अभी हमारा परसेंटेज कंपोजिशन भी हो गया। नाउ परसेंटेज कंपोजिशन के बाद अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, बस एंडिंग वाले जो मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दूंगा उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो सी है, यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इथेन का, दैट इज C2H6। तो यहाँ इथेन में क्या हुआ है, 2 कार्बन के आइटम 6 हाइड्रोजन के आइटम के साथ कंबाइन हुए हैं। ओके, 2 हाइड्रोजन के आइटम 6 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं, सॉरी 2 कार्बन के आइटम 6 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं। तो इन दोनों आइटम्स का आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो 2:6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, 1:3, यानी एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इन दोनों एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला और उसकी मदद से यहाँ पे एक फॉर्मूला राइट डाउन किया और यही फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला असल में कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो और सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में वो फॉर्मूला वापस से राइट डाउन करो। सो वही होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ C6H6, यस, यहाँ पे कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, इनका रेशियो निकालो तो 6/6 1:1 होगा। सो कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1, ये हो गया C6H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला। उसी तरह अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज ले C6H12O6, अभी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। 6:12:6 का रेशियो क्या आएगा, 1:2:1, करेक्ट। इन सबको अगर आप इनका सबका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, इन सबको 6 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। सो 6 1 जा, 6 2 जा एंड 6 1। तो इनका रेशियो क्या आया, 1:2:1 और उसकी मदद से ये हमने फॉर्मूला वापस से राइट डाउन कर लिया। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसी को आप बुलाते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल और एक ले लो, C4H10। C4H10 मैंने अभी आपको बताया है क्या होता है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 4:10 का होगा 2:5।
सो C2H5। तो यहाँ पे आपको जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो आपको निकालना है और उस रेशियो की मदद से वो फॉर्मूला वापस से लिख डालो, तो वही होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट इसके आगे इसे और सिंप्लीफाई मत करो, जैसे 2 1 और एंड 2.5। यस, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए होल नंबर्स में। यस, होल नंबर्स को पता है ना आपको, जो हमारे सारे नंबर्स होते हैं नॉर्मल, जिसमें पॉइंट्स कुछ भी नहीं आते, उन्हें हम होल नंबर्स बुलाते हैं। ओके, तो सिंपल होल नंबर्स ही होने चाहिए। यस, तो इसी फॉर्मूले को हम बुलाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। यस, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है ये भी पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। अभी हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों में एक रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं कि सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको कभी गलती से एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जाए और पूछा जाए कि इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तब आप कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे देखो, ये इथेन का एग्जांपल है, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पे एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाला और उससे बना लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी अगर आपको यहाँ से यहाँ पे वापस जाना है तो क्या करो, इसे जस्ट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये 2 1 2 एंड 2 3 6। यस, यानी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या कि अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूले को एक सिंपली जस्ट किसी भी एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, किसी भी नहीं, एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उस नंबर से अगर इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे हमने अभी ग्लूकोज का भी एग्जांपल देखा था, C6H12O6। यहाँ अगर आप इन तीनों नंबर्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें तो होगा C1H2O1। करेक्ट। अभी यहां से अगर आपको यहाँ पे पहुंचना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। जैसे 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 अगेन 6। तो जो भी हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला है उन्हें अगर हम एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उससे इजीली हमें हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी इसी चीज को अगर हम एक फॉर्मूले की इसमें राइट डाउन करो तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है हमारा, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर n की वैल्यू हो सकती है। तो ये आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जाए तो उसे आपको एक स्पेसिफिक n एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और उससे अगर आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा। अभी जैसे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन किया, इसकी वजह से हमें और एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये जब हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया, इसकी वजह से हमें और एक नया फॉर्मूला मिल गया। वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अगर आप देखें तो सपोज मैं यहाँ पे इथेन का मॉलिक्यूलर वेट लिखता हूँ। चलो इथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो इथेन का मॉलिक्यूलर वेट होगा, 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस 6 हाइड्रोजन है यानी 6 इंटू 1, 12 2 24 एंड 6 1 6, तो हमारा आंसर आता है 30। यस, 30 डाल्टन। ये इथेन का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, अभी अगर आप उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालो तो, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास है तो इसे हम बुलाते हैं एम्पेरिकल वेट। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट निकाला तो वो मॉलिक्यूलर वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूले से वेट निकालोगे तो एम्पेरिकल वेट। समझ में आया ना। हाँ, तो इसके फॉर्मूले का वेट निकालो तो एक ही कार्बन है सो 1 इंटू 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है सो 1 इंटू 3, सो 12 1 12 3 1 3, तो ये हो जाएगा 15। यानी अगर आप देखो यहाँ पे एम्पेरिकल वेट कितना है 15, और इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मॉलिक्यूलर वेट की तरफ पहुंच जाते हो। यानी देखो एम्पेरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूले को एम्पेरिकल वेट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है। यानी
एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी नंबर से अगर आप एम्पेरिकल वेट को भी मल्टीप्लाई करो तो आपको मॉलिक्यूलर वेट भी मिल जाएगा। यानी यहां पे हमें दो फॉर्मूले मिले। सबसे पहला फॉर्मूला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n, जहां पे n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूले को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और उससे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। बट n कोई भी नंबर नहीं हो सकता, वो एक स्पेसिफिक नंबर ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तभी इथेन मिला हमें, 3 से मल्टीप्लाई करते तो कुछ और मिल जाता। यस, उस केस में इथेन नहीं मिलता। और दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे मिला वो था मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल वेट, तो जिस नंबर से एम्पेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, उसी सेम नंबर से एम्पेरिकल वेट को मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर वेट भी मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूले में यही दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं और इसकी मदद से इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो एम्पेरिकल वेट का और एक एग्जांपल दो क्या? ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। जैसे हियर हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था अभी, या ग्लूकोज की जगह मैं अगर आपको ब्यूटेन दे दूं, ब्यूटेन पता है ना, नहीं ब्यूटेन भी इजी हो जाएगा। आइए लो C6H6, C6H6 होता है बेंजीन। बेंजीन का मास अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो 6:6 का, होगा 1:1। तो C1H1, यहां से वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो सिंपल है, इसका एम्पेरिकल वेट निकालो, उससे 6 से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो चलो चेक करते हैं इसका एम्पेरिकल वेट कितना होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन, तो कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1, आंसर आएगा 30। सो एम्पेरिकल वेट तो आपको मिल गया 30। अभी 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तब जाके आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, दैट इज 78। बट क्या सच में इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 है क्या? चलो चेक करते हैं। तो 6 कार्बन है तो 12 × 6, 6 हाइड्रोजन है सो 6 × 6, सॉरी 1 × 6, तो 12 6 72 प्लस 6 1 6, 72 प्लस 6 कितना होगा 78। तो आ गया आपका आंसर। यस, ये प्रूफ भी हो गया कि अगर आप इंपेरिकल वेट को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे मिल जाएगा। सो इंपेरिकल फॉर्मूले को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, उसी सेम नंबर को अगर इंपेरिकल वेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी वहां पे मिल जाएगा। यानी यही फॉर्मूला मैंने वापस से एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ना चलो अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस इंपेरिकल फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया है ना, बिकॉज यही आगे हमें कंटिन्यू यूज करते रहना। इंपेरिकल फॉर्मूला के अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसमें क्या हमारे जो सेकंड दो क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट नहीं सेकंड दो क्वेश्चन है, उन्हें ध्यान से देखिए और उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बुक में भी आपके उस टाइप के क्वेश्चन है, उनकी भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वैसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है वो है, हाँ, अ कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 90। क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड हैज molecular weight of 90 and its empirical formula is CHO2. okay, find its molecular formula. क्या करना है, we have to find the molecular फॉर्मूला। इसे सॉल्व करना काफी इजी है। हमें पता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर हम n से मल्टीप्लाई करें, यानी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिल सकता है। बट वो नंबर क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा?
तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला निकालो। हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले देखे थे, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला था और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला फॉर्मूला था और एक मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला था कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पेरिकल वेट। ये वाला हमारा सेकंड फॉर्मूला है। हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है यहाँ पे 90 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दोनों वेट आपके पास है, क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल वेट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर भेजो डिवीजन में चला जाएगा। सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट इज इक्वल्स टू n। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 90 और एम्पेरिकल वेट कितना है? तो कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन भी 8 है तो 1, ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 60। यस, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 60। तो 12 प्लस 1 13 और 2 16 32, 32 प्लस 16 5 45 45 तो 45 1 45 2 तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है 2। और यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n एक पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू मिल गई है, उससे आपको जस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सो यू कैन राइट कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n क्या है? 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CHO2। मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1। तो 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो जो हमारे कंपाउंड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H2O4। अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि n की वैल्यू कई बार 2 आ रही है, बट याद मत कर लो कि n की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी। n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। एक्चुअली क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि n की वैल्यू 2 ही होगी। और हमने ग्लूकोज वाला भी केस देखा था, लेकिन उसके बाद हमने बेंजीन वाला केस भी देखा है, वहां पे n की वैल्यू 6 थी। तो n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, याद मत करके बैठो कि n की वैल्यू 2 ही आएगी। जिस गलती से क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं इसलिए आपको n की वैल्यू 2 ही मिल रही है हमेशा। तो ये वाला एक क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, ये कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 45। एरेज करो, निकाल लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, राइट डाउन करो। अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 45, okay, and empirical formula CHO2 and empirical formula is CHO2। then find the molecular formula। अभी आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूलर वेट दिया था, लेट मी ओके चेंज द चॉक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक कंपाउंड दिया है जिसकी वेपर डेंसिटी इस बार दी गई है जो कि पता नहीं क्या है, ओके, और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है। अभी इन दोनों की मदद से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कीजिए। लास्ट क्वेश्चन तो इससे बेटर था, वहां पे कम से कम मॉलिक्यूलर वेट तो पता था। मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ही पता नहीं है, तो कुछ आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। उसकी वजह ये दे दिया है वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे याद रखो, ये वेपर डेंसिटी भी एक्चुअल में आपका मॉलिक्यूलर वेट ही है। हमेशा याद रखो कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट को दिया जाता है वेपर डेंसिटी की फॉर्म में। अगर आप वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी कितनी दी है? 45। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 90। यानी आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हो गया? 90। यस, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही है। यस, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट दिया था और अभी मॉलिक्यूलर वेट को वेपर डेंसिटी की फॉर्म में दिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिकॉज जब मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां आपको वेपर डेंसिटी दी है और वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लोगे और उसे
एन की वैल्यू निकाल लोगे। एन की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में 2, सिर्फ पिछले वाला ही क्वेश्चन है ये, तो एन की वैल्यू 2 है, यानी हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे है वो है C2H2O4। इजीली हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। तो वो वाला फॉर्मूला जस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो इतना राइट डाउन कीजिए। और अभी हम हमारे 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हो गया? सो लेट मी रेज दिस। ओके, तो सी हमारा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ये। क्या है क्वेश्चन? कंपाउंड, ओके, अ कंपाउंड कंटेन 40% ऑफ कार्बन। एक कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन है, देन हैज 6.7% of hydrogen and oxygen is in 53.3%. Okay, the molecular weight is equal to 60. Then find the molecular formula. Okay, find क्या करना है? फाइंड क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन है कि आपको एक कंपाउंड है, अभी उस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए गए। नाउ कार्बन कितने परसेंट में, हाइड्रोजन कितने परसेंट में और ऑक्सीजन कितने परसेंट में उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, इन तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है। एज वेल एज उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 60, और आपसे पूछा गया है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कीजिए। नाउ इस क्वेश्चन में तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया है, बट कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया ही नहीं जाता, ये बताया भी नहीं जाता कि वहां पे ऑक्सीजन है। तो चेक क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है। यस, ऐड करके अगर आपका परसेंटेज 100 के इक्वल आ रहा है तब सब सही है, बट अगर क्वेश्चन में जो टोटल परसेंटेज आ रहा है वो 100 के इक्वल नहीं है, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज है जो दिया नहीं गया वो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। यानी अगर इसी क्वेश्चन में हमें जिस कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया जाता तो हम चेक करते हैं इन दोनों को ऐड करके क्या आंसर 100 आ रहा है क्या, नहीं। तो जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका परसेंटेज होता, ऑक्सीजन का। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन जरूरी नहीं हमेशा दे दिया जाएगा, तो चेक करो कि टोटल परसेंटेज 100 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा होगा, सो द रिमेनिंग परसेंट इज फॉर द ऑक्सीजन और इज ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एटम्स एलिमेंट्स राइट डाउन करो, फिर यहाँ पे उनका परसेंटेज, ओके, परसेंटेज कंपोजिशन राइट डाउन करो, सॉरी हाँ यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पे राइट डाउन करो उनका एटॉमिक वेट्स, देन यहाँ पे राइट डाउन करो उनका एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो अगर पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, और एंड में यहाँ पे हम राइट डाउन सिंपलेस्ट रेशियो। ऐसे 5 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला कॉलम एलिमेंट्स का होगा, दूसरा कॉलम उनके परसेंटेज कंपोजिशन का होगा जो वैल्यूज यहाँ पे दी गई, तीसरा कॉलम उनके एटॉमिक वेट्स का होगा, फोर्थ कॉलम एटॉमिक रेशियो का होगा जो क्या है मैं बता दूंगा, और सिंपलेस्ट रेशियो का होगा, ये भी क्या है ये भी पता चल जाएगा। अब एलिमेंट यहाँ पे 3 ही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन है 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 6.7 और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 53.3। ओके, अब इनके एटॉमिक वेट राइट डाउन करो, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होगा 6। अभी फाइंड करना है हमें इनका एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो असल में कुछ नहीं, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक वेट्स। जस्ट उनके परसेंटेज कंपोजिशन को आपको डिवाइड करना है उनके एटॉमिक वेट्स से। नाउ उनका परसेंटेज कंपोजिशन किसका है, ये परसेंटेज ऑफ मास है उनका। यस, ये क्या है उनका कि कितने परसेंट बाय मास में ये सब उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इन शॉर्ट ये उनका मास ही है, जस्ट परसेंटेज में दिया है। अभी उनके मास को, गिवन मास को आप उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हो। उनका एटॉमिक मास ही जस्ट उनका मोलर मास होता है, ये तो आपको पता ही होगा।
जस्ट यूनिट चेंज हो जाता है। यहाँ एटॉमिक मास में यूनिट AMU डाल्टन होता है, या फिर यस AMU या डाल्टन होता है, बट मोलर मास में यूनिट क्या होगा, ग्राम्स। तो यहाँ पे आप उनके मास को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहे हो, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। यस, एटॉमिक रेशियो में आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हो। उनका परसेंटेज कंपोजिशन असल में क्या है, उनका मास ही है जिस परसेंटेज में, यानी आप उनके यहाँ उनके मास को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हैं, और यही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का होता है। यस, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, उनके गिवन मास को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लो, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप एटॉमिक रेशियो का मतलब उनके मोल्स के रेशियो निकाल दो, और उनके मोल्स का जो रेशियो होता है वही हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में चाहिए। यस, एक बार उनके मोल्स का रेशियो मिल गया, उसके ही हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने पर हमें उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मिल जाएगा। सो एटॉमिक रेशियो का मतलब कुछ नहीं, जस्ट वो कितने मोल्स में है, ओके, उनके मोल्स का रेशियो हम वहां पे निकाल रहे हैं। कार्बन का निकाल लो, ये इरेज कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला लिख लिया ना, नहीं लिखा, ऊपर लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख दो, परसेंटेज कंपोजिशन पूरा लिखो आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, और एटॉमिक वेट। तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन 6.7 डिवाइडेड बाय 1, कार्बन 53.3 डिवाइडेड बाय 6। ओके, सबको डिवाइड करो तो चलो, ये हो जाएगा 3.33, ये हो जाएगा 6.7, और ये भी हो जाएगा हाँ 3.33। यस, परसेंट, ये परसेंट पाते हो, चलो। तो ये इनका आपको एटॉमिक रेशियो मिल गया, यानी इनके मोल्स का रेशियो। अभी क्या करना है, इन वैल्यूज का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, ओके, यानी इन तीनों का अभी आपको रेशियो निकालना है, और इन तीनों का रेशियो निकालने के लिए एक सिंपल स्टेप फॉलो करो। सी, एटॉमिक रेशियो जब आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे सारे एटॉमिक रेशियो की वैल्यूज मिल जाएगी। अभी उन सारे वैल्यूज में से चेक करना है कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। यहाँ पे ये सबसे वैल्यू छोटी है, तो सबसे छोटी वैल्यूज से सारे वैल्यूज को डिवाइड कर देना। एटॉमिक रेशियो से अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो क्या करो कि देखो सारे एटॉमिक रेशियो देख लिया, सारे एटॉमिक रेशियो में सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो कौन सा है, ये वाला। इसी छोटे वाले एटॉमिक रेशियो से सारे एटॉमिक रेशियो को डिवाइड कर दो, तो होगा क्या, उससे सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा ये है, तो 3.33 से सबको डिवाइड करोगे, तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 1 हो जाएगा। 6.7 को अगर आप 3.33 से डिवाइड करोगे तो नियरली आपका आंसर 2 के इक्वल आएगा। एक ओके, अप्रॉक्स, मैं अप्रॉक्स पकड़ रहा हूँ, एक्यूरेट पकड़ने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, तो 2। और अगर आप अगेन यहाँ पे 3.3 को 3.3 से डिवाइड करोगे तब आंसर कितना आएगा, तब आंसर आएगा वापस से 1। हाँ याद रखो, यहाँ पे अगर आपका आंसर आ गया फॉल्स में तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ट्राई करो कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। याद रखो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है, ये सारे के सारे सिंपलेस्ट रेशियो आपको होल नंबर्स में चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए सबके सब। यस, अगर यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो ट्राई करो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उन्हें होल नंबर में कन्वर्ट करने का। जैसे यहाँ 2 के बजाय 2.5 आ जाता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ताकि ये जो 2.5 है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, यहाँ इनके सिंपलेस्ट रेशियो मिल गए हैं, यानी कार्बन 1 है तब हाइड्रोजन कितना होगा 2, और तब ऑक्सीजन कितना होगा 1। तो यानी इस तरीके से हमने इसका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अभी इंपेरिकल फॉर्मूला आपको मिल गया है, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप फाइंड कर सकते हो, वो तो काफी इजी। बट ये जो हमने यहाँ पे किया है वो आपको पता होना चाहिए। याद रखो, अगर किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है और उसकी मदद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये चार्ट ड्रॉ करो। इस चार्ट में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम। पहली कॉलम होती है एलिमेंट्स वाली, दूसरे उनके परसेंटेज कंपोजिशन की, तीसरी कॉलम उनके एटॉमिक वेट की, फोर्थ कॉलम उनके एटॉमिक रेशियो की, यानी उनका परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय उनका एटॉमिक वेट, और तीसरी कॉलम होती है उनके सिंपलेस्ट रेशियो की। एलिमेंट्स हमने लिख लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन तीनों के परसेंटेज कंपोजिशन राइट डाउन कर लिए, उन तीनों के एटॉमिक वेट्स हमने राइट डाउन कर लिए। और मैंने बताया है अगर आपने पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट लर्न नहीं किया है तो कर लो, आगे आपको काफी इंपॉर्टेंट है।
और ऐसे क्वेश्चंस में तो हमेशा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हमेशा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट लिखा नहीं जाएगा। तो प्लीज एक बार 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट लर्न कर लीजिए। फिर एटॉमिक रेशियो निकालो, यानी क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, और काफी डिवीजन की प्रैक्टिस भी करो ताकि ऐसे छोटे छोटे डिवीजन आप क्विकली कर पाओ। और फिर क्या करना है, जब एटॉमिक रेशियो मिल गया, तो एटॉमिक रेशियो में सबसे छोटा जो रेशियो है उससे सबको डिवाइड कर दो ताकि आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। और यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो में जो नंबर्स आएंगे उन्हीं की मदद से आप एम्पेरिकल फॉर्मूले यहाँ पे बना लोगे। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हमारे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल वेट निकालो। तो एम्पेरिकल वेट कितना होगा, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 है तो 16। तो 16 + 2 18, 18 + 12 हो जाएगा 30। ये आ गया आपका एम्पेरिकल वेट। तो एम्पेरिकल वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, दोनों को डिवाइड करो, n की वैल्यू मिलेगी। करेक्ट, n की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एम्पेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो यहाँ पे हमें पता है वो है 16, एम्पिरिकल वेट कितना है 30, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आएगा 3 1 जा 3 2 जा, यानी n की वैल्यू हमें मिल गई 2। सो n की वैल्यू 2 है, उसे जस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करो। सो 2 × C1 H2O1, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, सो हो गया C2, 2 2 जा 4 तो हो गया H4, 2 0 जा 2 1 जा 2, सो हो गया 2। तो ये फॉर्मूला आपको मिलता है C2H4O2। तो ये हमारा गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप इतना राइट डाउन कीजिए।